नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने गंगा नदी के निर्माण की वीडियो डाली थी कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ और किन किन धाराओं के मिलने से हुआ। आज हमारा अध्ययन होगा गंगा नदी किन किन राज्यों से बहती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, कौन इसके बाएं तट पर आकर मिलती है, कौन इसके दाएं तट पर आकर मिलती है और इनसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और आप देखेंगे कि वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको गंगा नदी के बारे में एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया था कि गंगा नदी का निर्माण दो जलधाराओं के मिलने से होता है। कितनी जलधाराएं? दो। एक नदी है भागीरथी। क्या नाम इसका? भागीरथी। एक नदी है, एक शाखा इसकी भागीरथी और एक है अलकनंदा। हमने आपको बताया था जब भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। कहां होता है? देवप्रयाग उत्तराखंड में। कहां होता है? देवप्रयाग उत्तराखंड में। तब यहां से निर्माण होता है गंगा का। इसके पहले जो गंगा को हम भागीरथी नदी के नाम से जानते थे। इसके पहले हम गंगा को भागीरथी नदी के नाम से जानते थे। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यह किस रूप में निकलती है? तो भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। और यहां से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं अलकनंदा, जो सतोपंथ ग्लेशियर, धौली गंगा और विष्णु गंगा, दो जलधाराएं जब मिलती हैं आकर विष्णु प्रयाग में। कहां मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। तब यहां से निर्माण होता है अलकनंदा का। और हमने इसकी कुछ सहायक नदियां इसके अगली वीडियो में आपको बताया था कि इससे जो है आपकी मंदाकिनी नदी कहां मिलती है, नंदाकिनी नदी कहां मिलती है, पिंडार नदी कहां मिलती है। तो इन नदियों का जल लेकर अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों पहुंचती हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है तो वहां से एक जो अकेली जलधारा निकलती है जिसे बोलते हैं गंगा नदी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी कैसे निर्मित हुई। तो यहां हम देखते हैं अब, तो गंगा नदी का निर्माण दो जलधाराओं के मिलने से हुआ। यहां जो दिखाई दे रही इसको ये है आपकी भागीरथी और यहां एक नदी है, इसको नाम बोल देते हैं अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आकर कहां मिली? देवप्रयाग में। कहां मिली? देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में। तब यहां से निर्माण हो गया किस नदी का? गंगा नदी का। किसका निर्माण हो गया? गंगा नदी का निर्माण हो गया। गंगा नदी देवप्रयाग से आगे बढ़ती है ऋषिकेश के बाद यह हरिद्वार पहुंचती है। कहां पहुंचती है? हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार के बाद यह प्रवेश कर जाती है मैदानी भाग में। कहां प्रवेश कर जाती है? मैदानी भाग में। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों कि गंगा नदी कहां पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो कहां पर करती है? हरिद्वार में। हरिद्वार में यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आप जब जाएंगे दोस्तों हरिद्वार, जब जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि गंगा नदी की रफ्तार बहुत तेज होती है। गंगा नदी की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन कानपुर, बनारस, इलाहाबाद आते आते इसकी रफ्तार धीरे धीरे बिल्कुल स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से जब चलती है तो यह जो ऊंचाई से चलती है इसकी रफ्तार क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन जब यह हरिद्वार से आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे इसका आधार तल जो है बिल्कुल जो है स्लो हो जाता है, समतल हो जाता है। इसकी रफ्तार क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यह हरिद्वार के बाद यह देखिएगा आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद आगे बढ़ती है और उत्तराखंड राज्य के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यहां तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो उत्तराखंड राज्य में, जितने भी प्रयाग पढ़े, जितने भी मिलन हुआ नदियों का, वो सब उत्तराखंड राज्य में हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गंगा नदी को। तो आगे यह जो प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। और यह उत्तर प्रदेश में यह 1140 किलोमीटर बहती है। कितना बहती है? 1140 किलोमीटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रभावित हो जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद यह जो है इंटर करती है बिहार राज्य में। उत्तर प्रदेश के बाद यह बिहार राज्य में जाती है और बिहार के आगे यह बढ़ती हुई झारखंड राज्य में पहुंचती है। कहां पहुंचती है?
झारखंड राज्य में पहुंचती है और यह झारखंड राज्य में सबसे कम प्रवाहित होती है। झारखंड राज्य में यह मात्र 40 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितनी होती है? 40 किलोमीटर। और यहाँ ये जो राजमहल की पहाड़ी हम आपको बताए थे, इसी राजमहल पहाड़ी से होते हुए थोड़ा सा जो है प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है। जब ये आगे बढ़ती है तो झारखंड के बाद यह जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, जैसे ही यह पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, यहां से एक जलधारा इसकी अलग हो जाती है। यहां से एक जलधारा इसकी अलग हो जाती है, जिसे कहते हैं हम हुगली नदी। जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, यहां से इसकी एक जलधारा अलग हो जाती है, जिसे बोलते हैं हुगली नदी। कौन नदी? हुगली नदी। हुगली नदी, हुगली नदी जो है अलग हो जाती है। इसके बाद इस गंगा नदी को पुनः पश्चिम बंगाल में, इस गंगा नदी को पुनः पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी नाम से जानते हैं। किस नाम से? भागीरथी नदी नाम से जानते हैं। और इससे जो एक धारा अलग हुई, इसे बोलते हैं हुगली नदी। इसे बोलते हैं हुगली नदी। तो आप यहीं रुके रहिएगा, इसके बाद हम पहले हुगली नदी का अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे हम गंगा को आगे बढ़ाएंगे। यह कहा जाती है तो हुगली नदी यह जो पश्चिम बंगाल में इससे अलग हो जाती है, और हुगली नदी को विश्व की सबसे विख्यात विश्वासघाती नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे विख्यात विश्वासघाती नदी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है गंगा का साथ छोड़ देती है। गंगा को समुद्र तक पहुंचने से पहले ही जो है ये साथ छोड़ देती है, इसलिए इसे विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। बस उसी तरह कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं और किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, और आगे चलने के बाद एक दोस्त उसका साथ बीच में ही छोड़ दिया, उसी प्रकार की घटना होती है यहाँ पर। हुगली नदी गंगा को समुद्र तक पहुंचने से पहले ही इसका साथ छोड़कर अलग हो जाती है और अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। एक हुगली की सहायक नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से हुगली की एक सहायक नदी निकलती है, जिसे बोलते हैं दामोदर नदी। क्या बोलते हैं? दामोदर नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार से के अंतर्गत छोटा नागपुर के पठार से निकलकर उत्तर पूर्व की तरफ बहते हुए इसमें मिल जाती है हुगली नदी में। इसका मतलब दामोदर नदी अपना जल सीधा बंगाल की खाड़ी में न गिराकर किसके माध्यम से गिराती है? हुगली नदी के माध्यम से। और इसी हुगली नदी पर बना है हुगली बंदरगाह। हुगली बंदरगाह किस नदी पर है? इसी हुगली नदी पर है। तो ये हो गई हुगली नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब गंगा को हम आगे लेके चलते हैं। तो हुगली नदी अलग हो गई, इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है और यह प्रवेश करती है कहां पर? प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इससे एक नदी आकर मिलती है, जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका हम अध्ययन जो है आगे करेंगे। एक नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और जब गंगा इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? पद्मा। क्या कहलाती है? पद्मा। क्योंकि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे बोलते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी से पद्मा मिलती है, अर्थात गंगा, ये संयुक्त जो जलधारा आगे बढ़ती है, इसको पद्मा के ही नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा के ही नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि जलधारा का नाम बदलता है, पद्मा के ही नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद जब यह पद्मा नदी आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में, तो चांदपुर में, बांग्लादेश में चांदपुर, कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। चांदपुर में एक नदी आती है,
मणिपुर पहाड़ी से। कहां से आती है? मणिपुर पहाड़ी से। यहाँ एक पहाड़ी है जिसको हम आपको पढ़ाए थे, इसका नाम है मणिपुर पहाड़ी। क्या नाम है इसका? मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ी से निकलती एक नदी जिसका नाम है बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी। बराक नदी यह चलते हुए बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर आगे बढ़ते हुए यह मिल जाती है बांग्लादेश में चांदपुर में पद्मा से। किससे मिल जाती है? पद्मा से। इसके बाद इस जलधारा का नाम बदल जाता है मेघना नदी। क्या हो जाता है? मेघना नदी। किस नदी के मिलने के बाद? बराक नदी के मिलने के बाद। और इसके बाद यह नदी मेघना नदी की जलधारा के रूप में अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आपको पूरी तरह से गंगा कैसे कैसे प्रभावित होगी, कैसे बंगाल खाड़ी में गिरती है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अध्ययन करते हैं गंगा की सहायक नदियों का। गंगा की सहायक नदियों का तो हम पहले जो है इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदियों का अध्ययन करते हैं। वे गंगा की सहायक नदियां जो इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। किस तट पर? बाएं तट पर आकर मिलती हैं। तो सबसे पहले गंगा की बाएं तट पे अगर हम पश्चिम से पूर्व चलें, पश्चिम से पूर्व अगर इसकी सहायक नदियों को बाएं तट से देखें तो सबसे पहले इसकी आकर एक सहायक नदी मिलती है जिसे बोलते हैं रामगंगा नदी। जिसे बोलते हैं रामगंगा नदी, जो कि नैनीताल में, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल के समीप नामिक ग्लेशियर से, किस ग्लेशियर से? नामिक ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज में मिलती है आकर गंगा से। किसमें मिल जाती है? कन्नौज में। यहां हमने लिखा है रामगंगा नदी नैनीताल के समीप नामिक ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। और रामगंगा नदी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए आती है। जब यह उत्तराखंड से चलती है नामिक ग्लेशियर से, बीच में जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो जिम कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए यह आगे बढ़ती है और कन्नौज में यह मिल जाती है किस नदी से? गंगा नदी से। किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। अब आगे बढ़ते हैं, रामगंगा के आगे बढ़ते हैं, एक नदी है गोमती। रामगंगा के आगे बढ़ते हैं, इससे एक सहायक नदी मिलती है गंगा से जिसे बोलते हैं गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश राज्य की फुलहर झील से, उत्तर प्रदेश राज्य में एक झील है जिसे बोलते हैं फुलहर झील। फुलहर झील से निकलकर बहते हुए यह गाजीपुर जिले में, कहा? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिल जाती है किससे? गंगा से। किससे मिल जाती है? गंगा से। तो गोमती नदी फुलहर झील से, कहा फुलहर झील है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील से निकलकर गाजीपुर जिले में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में नदियों में से कौन गंगा की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है? जिसका उद्गम मैदान से होता है तो वह नदी है गोमती नदी। वह नदी है गोमती नदी जिसका निर्माण उद्गम मैदानी भाग से होता है और अपना जल गाजीपुर जिले में गंगा से मिला देती है। आगे बढ़ती है जब गंगा आगे बढ़ती है तो पुनः इसमें एक नदी आकर मिलती है। पुनः एक इसकी नदी आकर मिलती है जो कि कहां से निकलती है? तो तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से निकलती है। इस नदी का नाम है घाघरा नदी। इस नदी का नाम है घाघरा नदी, जिसे कर्णाली नदी भी कहा जाता है। जिसे कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो घाघरा नदी तिब्बत नेपाल होते हुए यह भारत पहुंचती है। तिब्बत नेपाल भारत पहुंचती है और जहां अयोध्या में से सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। अयोध्या में किस नाम से? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और यह तिब्बत नेपाल भारत बहती हुई बिहार में अपना जल छपरा में, कहा? छपरा में गंगा नदी से मिला देती है। गंगा नदी से मिला देती है।
तो इसे किस नाम से? कर्णाली नदी के नाम से, और किस नाम से? सरयू नदी के नाम से, और घाघरा जो कि इसका मुख्य नाम है। कहां मिलती है? तो गंगा से छपरा मिल जाती है। घाघरा से आगे बढ़ते हैं, घाघरा नदी के आगे बढ़ते हैं। एक नदी है गंडक नदी, एक नदी है गंडक नदी, जिसे नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। गंडक को नारायणी नदी, गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह निकलती है बृहद हिमालय से। कहां से निकलती है? बृहद हिमालय नेपाल से निकलकर, बृहद हिमालय नेपाल से निकलकर बढ़ते हुए, बृहद हिमालय से नेपाल से निकलकर आगे बढ़ती है, और बिहार राज्य के सोनपुर जिले में, कहा? सोनपुर जिले में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है, और इसे नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी के बाद पूर्व बढ़ते हैं। एक नदी और है जिसे बोलते हैं कोसी नदी, कोसी नदी गोसाई धाम शिखर, एक शिखर है गोसाई धाम शिखर, तिब्बत में। कहां है? तिब्बत में, जिसका नाम है गोसाई धाम शिखर, से निकलकर तिब्बत, नेपाल और भारत में बहते हुए यह मिल जाती है किससे? गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से आकर मिल जाती है। कहां मिलती है? तो बिहार में एक जगह है कुर्सेला, क्या नाम इसका? कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं शोक? तो जब कोसी नदी आती है, जब पर्वतों से निकलकर आती है, तो यह अपने साथ बहुत सारे मिट्टी और अवसाद काट कर लाती है, और जब तक इसकी रफ्तार ऊंचाई से निकलती है, इस मिट्टी को बहा पाती है। लेकिन जैसे ही इसका आधार तल सीधा होता है, यह अपनी मिट्टी को आगे बहा नहीं पाती है, और अपने ही मुहाने पे क्या कर देती है? जमा कर देती है, और एक नया मार्ग बना देती है, और इसके मार्ग में जो भी गांव शहर आदि आते हैं, सबको बहा ले जाती है। इसलिए बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी के बाद चलते हैं। इससे मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी, गंगा से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी, जिसका नाम है महानंदा नदी, यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर बहते हुए यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। और यह गंगा से मिलने वाली सबसे पूर्व में और सबसे अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तो ये हो गया दोस्तों गंगा नदी से इसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। जितने भी हमने नदियों को देखा, ये इसके बाएं तट पर मिलती हैं। एक क्रम पूछता है गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियों का क्रम पूछता है। तो सबसे पहले कौन मिली? रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये हो गया हिमालय से निकलने वाली वे नदियां जो गंगा के बाएं तट पर मिलती हैं, और उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम हो गया। अब हम देखते हैं गंगा से दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। गंगा से दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, तो गंगा से दाएं तट पर मिलने वाली सबसे लंबी, गंगा से दाएं तट पर मिलने वाली सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है यमुना। सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यह गंगा नदी के दाहिने तट पर इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज, कहां मिलती है? प्रयागराज में गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिल जाती है।
और ये भी ज्ञात रहेगा कि यमुना नदी गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एकमात्र हिमालयी नदी है। नहीं तो हिमालय से निकलने वाली गंगा की सभी सहायक नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं, इसके बाएं तट पर मिलती हैं, लेकिन यमुना एकमात्र इसकी सहायक नदी है जो हिमालय से निकलकर इसके दाएं तट पर प्रयागराज में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो इलाहाबाद में ही प्रायद्वीपीय भाग के पठार से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसे कहते हैं टोंस नदी, जिसे कहते हैं टोंस नदी। टोंस नदी यह भी जो है निकलती है और सीधा अपना जल कहां गिरा देती है? गंगा में। इलाहाबाद में ही गिरा देती है। आगे बढ़ते हैं एक जो है नदी निकलती है प्रायद्वीपीय भारत के पठार से। कहां से निकलती है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती है, जिसका नाम है सोन नदी। और सोन नदी कहां से निकलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत एक सतपुड़ा की सबसे पूर्वी पहाड़ी है जिसे बोलते हैं मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक से निकलकर यह बहते हुए जा रही थी किसमें मिलने? यमुना से। यह बहते हुए यमुना में मिलने जा रही थी, लेकिन बीच में एक पर्वत श्रेणी आ गई जिसे बोलते हैं कैमूर श्रेणी। यह कैमूर श्रेणी इसका मार्ग को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। फिर यह सोन नदी यह यमुना में न जाकर पुनः यू टर्न लेकर यह चली जाती है पटना के समीप मिल जाती है। किससे? गंगा से। पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है क्योंकि सोन नदी के जो बालू के कण हैं, इसमें सोने के जो है छोटे छोटे कण देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी जैसे रिहंद नदी आप वहां पढ़ा चुके हैं, जिसपे गोविंद बल्लभ पंत झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये आपकी रिहंद नदी। कौन नदी है? रिहंद। किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी। तो ये हो गया सोन नदी। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलकर यह यमुना में मिलना चाहती थी, लेकिन आगे कैमूर पर्वत श्रेणी आ जाने के कारण यह अपनी दिशा बदल देती है और सीधा यह बहते हुए पटना के समीप मिल जाती है गंगा से। अब देखते हैं यमुना की कुछ सहायक नदियां जो मालवा के पठार से निकलकर यमुना में मिलती हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे जो आपको इधर दिखाई दे रही है, सबसे उत्तर में ये नदी है चंबल नदी, जो मालवा के पठार से निकलकर इटावा में, कहा? उत्तर प्रदेश के जिले इटावा में, कहा? इटावा में मिल जाती है। किससे? यमुना से मिल जाती है। इटावा में यमुना से मिल जाती है। इसके बाद जो चंबल के दक्षिण में आते हैं, एक नदी है बेतवा नदी। क्या नाम है? बेतवा नदी। ये भी जो है छोटा नाम मालवा के पठार के पास से निकलकर यह बहती हुई अपना जल जो है किसमें मिला देती है? यमुना नदी में। एक नदी है केन नदी, यह भी मालवा के पठार के पास से निकलती है और अपना जल मिला देती है किसमें? यमुना में। और चंबल की एक सहायक नदी निकलती है अरावली पर्वत से, जिसे बोलते हैं बनास नदी भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। एक चंबल की सहायक नदी है छिप्रा नदी। क्या नाम है? छिप्रा नदी। चंबल की ही एक सहायक नदी है जिसे बोलते हैं छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और छिप्रा नदी के ही तट पर एक मध्य प्रदेश का शहर बसा हुआ है जिसे कहते हैं उज्जैन शहर। और उज्जैन शहर पे जो है कौन सा मेला लगता है? कुंभ का मेला। भारत में कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है। कितने स्थान पे? 4 स्थान पे लगता है। पहला लगता है कहां पर? पहला लगता है नासिक में लगता है एक मेला कुंभ का। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी। किस नदी के तट पर? गोदावरी। दूसरा लगता है छिप्रा नदी के तट पर। किसके तट पर?
क्षिप्रा नदी के तट पर। और कहां लगता है? तो उज्जैन में। कहां? उज्जैन मध्य प्रदेश में। तीसरा लगता है हरिद्वार में। कहां लगता है? हरिद्वार में। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। कहां पर? हरिद्वार उत्तराखंड में। और चौथा कहां लगता है? तो आपके प्रयागराज में। किसके संगम पर? जहां गंगा यमुना के संगम पर। और कहां पर? प्रयागराज में। कहां लगता है? प्रयागराज में। इन 4 जगहों पर जो है आपके कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन सी नदी? नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर जो कि मध्य प्रदेश में, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड में, और गंगा यमुना का जहां संगम होता है प्रयागराज इलाहाबाद में ये मेला लगता है। तो 4 जगह पे जो है आपका कुंभ का मेला लगता है। ये क्षिप्रा नदी जो उज्जैन शहर बसा है, एक किसकी सहायक नदी है क्षिप्रा? तो चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी इस बनास नदी और क्षिप्रा नदी, बनास नदी और क्षिप्रा नदी का जल लेकर इटावा में जाती है और किससे मिला देती है? यमुना से मिला देती है। किससे मिला देती है? यमुना से मिला देती है। इसके बाद बेतवा नदी सीधा अपना जल उठाती है और सीधा किससे मिला देती है? यमुना से। और केन नदी, ये आपकी केन नदी है, ये बेतवा नदी है। ये नदी है आपकी बेतवा, ये नदी है बेतवा, ये है आपकी चंबल नदी। तो चंबल बेतवा केन, ये तीनों किसमें मिलती है? यमुना में। और यमुना इसका जल लेकर कहां जाती है? आपके प्रयागराज इलाहाबाद में किससे मिला देती है? गंगा से। कौन सी नदी सीधा अपना जल किससे मिला देती है? गंगा में। सोन नदी भी अपना जल सीधा मिला देती है गंगा में, पटना के समीप। तो ये हो गया दोस्तों गंगा नदी और उससे बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां और इसके दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। कुछ शहर हैं दोस्तों जिनसे प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? तो होगा आपका आंसर कानपुर। कौन है? कानपुर। यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। और इसके बाद वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। कन्नौज, ये सब जो है गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। एक प्रश्न है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर की है। फिर भी और गंगा नदी की लंबाई मात्र 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। फिर भी गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात कुछ नहीं है। इसको लंबी नदी क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि ये जो आपकी सिंधु नदी है जो कि मानसरोवर झील से निकलकर यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाती है, यह भारत में मात्र 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितनी होती है? 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में बहुत कम मात्रा में ही प्रवाहित होती है और इन दोनों नदियों का उद्गम भारत के बाहर है। इन दोनों नदियों का उद्गम भारत से बाहर है। और गंगा नदी यह भारत से निकलती है और भारत में ही सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। यह उत्तर प्रदेश जिले में ही 1140 किलोमीटर जो है प्रवाहित हो जाती है। उत्तर प्रदेश जिले में ही 1140 किलोमीटर प्रवाहित हो जाती है। इसलिए गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है और सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं और जो है अब इस नदी का जो है प्रैक्टिस हम करवाएंगे, आगे डालेंगे प्रैक्टिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।